GTL इंफ्रा की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज तो बाज़ार में काफ़ी गिरावट रही है। ये तो मैंने आज बाज़ार देखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने किसी और काम में उलझ रहा हूँ। आप सभी को पता है 1 लाख जैसे ही उसके 5,000 कम हुए, 95,000 उसको बचते हुए दिख रहे हैं, तो एकदम से बुक कर लेगा। सोचेगा भैया ये तो 5 चले गए मेरे, और ना चले जाए। वो क्या हुआ, बाज़ार से निकल जाए। वित्त वर्ष 2025 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मशीन लर्निंग की चीज़ों की हम बात करेंगे। विप्रो का Q2 भी आ गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। विप्रो के बोनस के बारे में बात करेंगे। पहले IT सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारे घर भी आइए, हमारे शहर आइए, वहाँ पर एक आपको अलग ही अलग मंदिर देखने को मिलेंगे। आपके पास क्यों न्यूज आएगी, जब आपके पास कुछ शेयर के बारे में कुछ अलग अलग आपकी प्रतिक्रिया होंगी, तो बाजार की प्रतिक्रिया के अनुसार आपको खुद ब खुद मालूम होगा। भैया कोई नहीं बताएगा आपको। काम के लिए जो बेकार ही चले गए, जिसकी वजह से हमारा माइंड उस तरफ चला गया और हमारा अलग सी साइकोलॉजी बनाने का भी दिमाग हमारे पास नहीं रहा, समय नहीं रहा, तो उसमें हम फिर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर विप्रो की, बात करेंगे एक्साइड बैटरी की, HFCL की, अडानी के नए कदम की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, थोड़ी सी GTL इंफ्रा की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज तो बाज़ार में काफ़ी गिरावट रही है। ये तो मैंने आज बाज़ार देखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने किसी और काम में उलझ रहा हूँ। आप सभी को पता है, तो उस कारण से आज मैंने बाज़ार नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि क्या ये जो इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, ये जो त्यौहार के माहौल आने वाले हैं, जैसे दिवाली, नया साल, ये आने वाले हैं, तो उनसे पहले इतनी बड़ी गिरावट क्या एक मौका दे रही है कि जो एक नई चीज़ हमारी होल्डिंग की बन सकती है। यहाँ से एक चांस थे, पर ये चांस तो शायद हमारे हाथ से आज निकले, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। लोगों ने जो देखा होगा उनके हिसाब किताब अलग रहे होंगे ना। इन सारी रणनीतियों को बाज़ार में, हमें जो बाज़ार के अंदर साइकोलॉजी होती है, उसके अंदर वो चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। पिछले 2 से 3 महीने मेरे किसी काम के लिए जो बेकार ही चले गए, जिसकी वजह से हमारा माइंड उस तरफ चला गया और हमारा अलग सी साइकोलॉजी बनाने का भी दिमाग हमारे पास नहीं रहा, समय नहीं रहा, तो उसमें हम फिर से दोबारा से आएंगे और अपनी विधियों को फिर से आपके लिए जागृत करेंगे। जितने भी बाज़ार के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, नए लोगों को ये समझना है कि उनको बाज़ार में कम से कम 2 से 3 साल तो समझने में लगाने हैं। अगर आपका विषय इक्विटी में है, इन्वेस्टमेंट में है, दूर तक जाने में, भैया इसमें भी रणनीतियाँ समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। 3 साल के अंदर आप खुद देखेंगे कि जब आपके पास कोई न्यूज आएगी, जब आपके पास कुछ शेयर के बारे में कुछ अलग अलग आपकी प्रतिक्रिया होंगी, तो बाज़ार की प्रतिक्रिया के अनुसार आपको खुद ब खुद मालूम होगा। भैया कोई नहीं बताएगा आपको। आपकी साइकोलॉजी ऐसे डेवलप होगी 2 से 3 साल बहुत संयम से। अगर आपने मेरी बातों को समझकर वर्क करना शुरू कर, देखो यहाँ कोई शेयर की बात नहीं हो रही है, काम करने के इरादे हो रहे हैं। और जिसने भी मैंने एक 7 नियम बताए हैं बाज़ार के अंदर वर्क करने के लिए अपने डीप सर्च चैनल पर, वहाँ पर कल एक वीडियो डाली है, कृपया वहाँ पर भी देख लें। और मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि अगर मैं फिर से न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, यानी कि मैं अभी ऑफलाइन देख रहा था लोगों के, और जैसे मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारे घर भी आइए, हमारे शहर आइए, वहाँ पर एक आपको अलग ही अलग मंदिर देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि मुझे ये मंदिर में जाने का बहुत ही अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है सर आपको हम यहाँ पर मंदिर दिखाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ साथ उनके फिर घर की, फिर मैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार उनके डेट ऑफ बर्थ जो भी मैं देखूंगा उसके अनुसार उनको बताऊं। तो कौन कौन अपने घर मुझे बुलाना चाह रहा है, ये मैं अब नवंबर से तो देखना शुरू करूंगा ऑनलाइन ही, और दिसंबर के एंड से मैं फिर हफ्ते में 1 बार कहीं ना कहीं जाया करूंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि आपके पास मैं
उस विधि से आ सकता हूँ जहाँ पर हम बैठकर उस नंबरों के जादू के अनुसार वर्क करें। उसके साथ ही मैं इस चीज़ को भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो भैया कह देना जिसको भी अगर इस माध्यम से मिलना जुलना है तो हम उसमें भी अब वर्क करने की सोच रहे हैं। तो ये एक माध्यम था। तो सर 2 से 3 साल आपको बाज़ार के अंदर समझने में लगाने चाहिए। उतार चढ़ाव भैया होंगे। नए व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सोचता है 1 लाख लगा दूँ। 1 लाख जैसे ही उसके 5,000 कम हुए, 95,000 उसको बचते हुए दिख रहे हैं, तो एकदम से बुक कर लेगा। सोचेगा भैया ये तो 5 चले गए मेरे, और ना चले जाए। वो क्या हुआ, बाज़ार से निकल जाएगा। शेयरों का सिलेक्शन करना सीखिए, इन रणनीतियों को समझिए। इससे आपको क्या होगा, 2-3 साल तो देने ही पड़ेंगे ना। तो उस विधि से बाजार के अंदर आपको आना है, आपको ये समझकर चलना है। विप्रो की आज हम बात करेंगे। विप्रो का Q2 भी आ गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। विप्रो के बोनस के बारे में भी बात करेंगे। पहले आईटी सेक्टर के ऊपर बात करेंगे कि आईटी सेक्टर के अंदर क्या हमें आगे जाकर भारे देखने को मिल सकती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कुछ सालों से आपने देखा कि कुछ लोगों नौकरियां जा रही हैं, कुछ नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, फ्रेशर को रखा नहीं जा रहा है, ये काफ़ी गिरावट आपको आईटी सेक्टर में देखने को मिली है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। और कुछ कंपनी छटनियां भी करने की चीज़ों के साथ आगे आई है। जब किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ निकलते हैं या नई भर्ती नहीं होती, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ भी हमें दिखती है कि कहीं काम की कमी तो नहीं है। जब काम कुछ होगा तभी भर्तियां होंगी। जब एक काम को करने वाले 10 होंगे तो भर्तियां कैसे होंगी। जब बहुत काम होगा तो भर्तियां ज़्यादा होंगी। जब भी आपको ऐसी न्यूज़ देखने को मिले जहां से कुछ आपके माइंड में कूद रहा है, तो उसको पिक्चर क्रिएट कीजिए। एक न्यूज़ देखने को ये मिल रही है कि वित्त वर्ष 2025 में फ्रेशर की जो नियुक्तियां होती हैं उसके अंदर करीब 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो पहले घटती हुई देखने को मिल रही थी। वो क्यों देखने को मिल रही है? टीम लीज के एक विश्लेषक ने ये एक विश्लेषण करके बताया कि वित्त वर्ष 2025 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मशीन लर्निंग की चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए फ्रेशरों की नियुक्तियां आईटी सेक्टर के अंदर बढ़ सकती है। इस साल उनको करीब 40% का उछाल इस तरीके की भर्तियों में देखने को मिल सकता है, जो पिछले साल की तुलना में इस बार 40% अधिक होगा। यहाँ से आपको समझना है कि आईटी सेक्टर के अंदर जब नई टेक्नोलॉजी के अनुसार चीज़ें नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो उसका माध्यम आपको खुद ब खुद समझना चाहिए कि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी हमें क्या क्या चीज़ें बताई। वहाँ पर AI भी आया है, वहाँ पर 5G भी आया है, 6G की रणनीतियाँ भी हुई हैं, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी उन्होंने बातें भी की हैं, सारे नियम मैंने आपको बताए हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से अगर कोई हेडिंग आ जाए कि भैया नियुक्तियों में बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो भी आईटी सेक्टर के अंदर। टेक्नोलॉजी का काम तो फिर आईटी सेक्टर के अनुसार ही आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें समझ में आ गई ना। ये सारे आईटी सेक्टर के शेयरों के लिए एक अच्छी न्यूज है जिसे कुछ ही लोग समझेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि विप्रो का आज रिजल्ट आ गया है और उसने अपने शुद्ध लाभ में करीब 21% की बढ़ोतरी कर दी और 3,209 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया है। कंपनी का राजस्व अगर हम देखें 22,301 करोड़ की इनकी सेल हुई है। तो ये कंपनी ने बताया। देखो सर, विप्रो करीब 13 बार अपना बोनस दे चुकी है। विप्रो एक ऐसी कंपनी है जिसने निवेशकों को माला माल भी किया है। विप्रो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टोरी भी बनी है कि इस पे क्या था, उस पे ये होता, ये हो जाता, इतने थे, इतने हो जाता, 1000 लगाता, वो हो जाता। ऐसी आपने रील भी देखी होंगी। वो यही शेयर है विप्रो। और विप्रो की रणनीति आपको समझनी पड़ेगी कि आईटी सेक्टर पे जितना टेक्नोलॉजी पे काम होगा, उतना आईटी सेक्टर के अंदर भी चीज़ें उस हिसाब से चीज़ें होंगी। ये तो नियुक्तियाँ ही का एक डाटा बता रहा है टीम लीज के एक विश्लेषण के अनुसार। समझने की बात है कि कंपनी ने फिर से एक पर एक बोनस देने की घोषणा कर दी है, पर अभी डेट नहीं बताई है। अभी कंपनी ने वो डेट नहीं बताई जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अपनी एक पर एक शेयर देने की चीज़ें हमें बताई थी। इसी तरीके से विप्रो ने भी बता दिया है, पर कब देगी ये अभी हमें समझने की चीज़ों के साथ इनकी फिर से न्यूज़ हमें देखनी पड़ेगी।
तो विप्रो के चीज़ों को समझो कि एआई के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मचारियों को परीक्षण दे रहा है, परीक्षित कर रहा है। यहाँ से आपकी नीतियाँ आगे जाकर और अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने वाली है। तो वो चीज़ें आपको समझनी है जो आपको बिल्डअप करे। वो नहीं समझनी कि रिजल्ट आए कल को कोई कह दे यहाँ खरीद लो, बोनस दे दिया इसकी वजह से कोई आपको खरीदवा दे। भैया काम समझो। कल मैंने आपके लिए बहुत से लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, कृपया एक बार देखें कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी करती क्या है, क्या काम है, और जो ये OFS ला रही है उसके माध्यम क्या है, सारी रणनीतियाँ कल आपको बताई है। कुछ मैं आपको कहना चाहता हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखिए। एक ही वीडियो के अंदर वो नॉलेज आपको मिल जाती है जो नॉलेज और कहीं अलग अलग वीडियो को छांटने से मिलेगी। साइकोलॉजी पे न्यूज बेस ये काम हो रहा है, किसी को खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ नहीं है। कल को कोई आपको बता दे कि इसका OFS आ रहा है, ये जी खराब हो गया, उसका OFS आ रहा है जी बढ़िया हो गया। मैं कह रहा हूँ 3 साल बहुत गंभीरता से लगाइए, खरीदने बेचने की नीतियों से अलग हो जाइए, उतार चढ़ाव की स्थितियों को समझिए, रणनीतियाँ बनाइए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। बहुत लो फ्रॉड है, मैं आपको बता दूँ। चीज़ें आपके साथ खुद ब खुद अच्छी होती जाएगी। अंदरूनी आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, जहाँ बहुत कंपनियां या बाहर की कंपनियां देश के अंदर सेमीकंडक्टर की चीज़ें खोज रही हैं। फॉक्सन अपनी HCL के साथ उत्तर प्रदेश में अपना पहला इस तरीके का प्लांट सेमीकंडक्टर में बनाने की सोच रहा है, उसके लिए उसे भूमि भी मिल गई है। तो हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जी, उनका ग्रुप अडानी ग्रुप फिर पीछे कैसे रह जाएगा। अडानी ग्रुप के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आई है कि 7 से 8 बिलियन डॉलर की वो निवेश करने की योजना सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगाने की सोच रहे हैं। शुरुआती तौर में 3 साल के अंदर वो करीब 3 बिलियन डॉलर इस चीज़ में निवेश करने की चीज़ों के साथ आएंगे। सरकार देश के अंदर जिस तरीके से उपकरण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, अलग अलग ऐसी नीतियां जो हम बाहर से आयात करते थे उनको स्वदेशी बनाने की चीज़ों के साथ आ रही है। तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि सेमीकंडक्टर का जिस तरीके से भारत का एक लक्ष्य है, जिस तरीके से टेलीकॉम उपकरणों का एक लक्ष्य है, तो एक स्वदेशी चीज़ हो गई जहाँ से हम आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। तो उस मुहिम के तहत ही इस उद्देश्य के अनुसार सेमीकंडक्टर की इस 3 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना के साथ अडानी ग्रुप आ रहा है। ये 3 साल के अंदर हो, पर ये एक दिशा दिख गई है। आज तो बाजार में काफ़ी गिरावट थी, ये सबको पता है। गिरावट से कभी शेयरों को मत देखना, उछाल से शेयरों को कभी मत देखना। राजा हमेशा वही बनेगा जो दोनों परिस्थितियों में शांत रहेगा। राजा कभी वो नहीं होता कि एक दिन 10 रुपये शेयर भागने के साथ वो 50 दिन तक के उसके गुण गाए। राजा वो होता है कि गिरावट के अंदर भी वो रणनीतियों को पहचान ले कि आगे जाकर उसकी वैल्यू क्या है। तो अडानी ग्रुप से देखो भैया, हिडनबर्ग ने कितना तोड़ दिया था। तो वो तो सबसे पहले अपने माइंड को मजबूत करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। सबको सही सलाह दीजिए, अंदर दुनिया तरफ से लोगों से जुड़िए, तब जाकर आपके साथ हमारे साथ अच्छा होगा। और जो भी हमारे साथ बुरा करेगा भैया, उसके साथ जरूर कभी ना कभी बुरा होगा। मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ। चीज़ों को हम जब जब समझते जाएंगे बहुत कुछ अच्छा होता जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हुंडई मोटर का IPO बड़ी ज़ोरों शोरों से जब न्यूज़ में आया कि देश का बड़ा IPO, बड़ी कंपनी का IPO, जहां EV के क्षेत्र में देश के अंदर अपनी बहुत उमंगों के साथ ये चीज़ें आईं, और वहाँ पर इसने पहली डीलिंग जो अपनी एग्जैक्ट बैटरी के साथ अपनी बैटरी का स्थानीयकरण करने के लिए, चीज़ों को बढ़ाने के लिए एग्जैक्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप की, उस न्यूज़ के साथ एग्जैक्ट भी बुलंदियों पर पहुंच रहा था। पर जब आप देख रहे हैं कि हुंडई मोटर का वो IPO में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो एग्जैक्ट भी आपको शांतिपूर्वक नीचे आते हुए देख रहा है। IPO आने का माध्यम देश के अंदर जो कंपनी ला रही है वो पैसा जुटाकर अपनी रणनीतियों से अपने को आगे पहुंचाने की स्थितियों के साथ है। EV का क्षेत्र आगे चलेगा नहीं चलेगा, बैटरी का क्षेत्र आगे चलेगा नहीं चलेगा, वो आपकी परिकल्पना में को डिसाइड करता है कि आपने सोचा क्या है।
गिरावट तो किसी में भी हो सकती है। HFCL की मैं आपको बात करूं, HFCL एक आपको पता ही है स्वदेशी टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली एक कंपनी है। आजकल आपको ये डिफेंस सेक्टर, रडार की स्थितियां अलग कंपनियों के साथ, नीतियां और डिफेंस की चीज़ों के साथ अपने कदम को बढ़ाती हुई भी नज़र आ रही है। ये सबकी नज़रों में है। एक टाइम पर बहुत बड़ा शेयर HFCL हुआ करता था, ये आप सबको पता है। उस रणनीतियों के साथ HFCL फिर से वर्क कर ही रहा है, ये मैं आपको बता दूं। अभी तक के मैं आपको बता दूं, एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य हमें HFCL के अंदर दिखा रही है। इसने एक चीज़ बोल दी कि वो फाइबर ऑप्टिकल में अपने राजस्व में करीब 70% 3 साल के अंदर जोड़ लेगा और टेलीकॉम गियर के अंदर, उपकरणों के अंदर करीब 50% तक की वृद्धि अपने राजस्व में करेगा। यह 3 साल की नीतियों के साथ है। अभी भी ये जो निर्यात करता है, इस तरीके से अपने स्वदेशी उपकरणों को बाहर भेजता है, तो ये भी आपको समझना है वहां पर भी ये बढ़िया काम कर रहा है। जो अभी तक की ये कितने देशों में भेज, 40 देशों में ये अपने इस तरीके के उपकरण भेज रहा है, अपनी नीतियों को अच्छा कर रहा है। 70% ये अपने फाइबर ऑप्टिकल की नीतियां राजस्व बढ़ाने में देख रहा है 3 साल में, 50% की टेलीकॉम गियर के ऊपर देख रहा है, और जितनी भी चीज़ें हैं ये 5G और 6G से इसको प्रेरित चीज़ों के साथ है। यानी कि 5G की डिमांड 6G के अंदर इसकी रणनीतियां आगे जाने की है। 6G के अंदर इसने करीब 15 पेटेंट दायर किए हैं, जहां पर ये आगे जाकर उसको वर्क करेगा। तो एक स्वदेशी कंपनी हो गई जो टेलीकॉम के क्षेत्र में अच्छा वर्क दिखा देगा। किसी भी वीडियो के अंदर आज मैंने आपको प्राइस नहीं बताता आपको कि भैया क्या प्राइस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमें उलझना नहीं है, हमें सुलझना है। तो ये जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। GTL में सर मैं क्या करूं, GTL मुझे बर्बाद कर रहा है, GTL आगे जाकर क्या फ्यूचर है। देखो सर, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूं। बार बार GTL की चीज़ें पूछना, उसकी नीतियों को देखना, मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि आपने GTL क्यों लिया है। मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि GTL लॉस कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है। मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि GTL जैसा काम और अदर बड़ी कंपनी भी कर रही हैं। चीज़ों को जिस दिन आप समझने शुरू कर गए, GTL की तो पूरी व्याख्यान आपको समझ में आ जाएगी। खरीदने बेचने की नीतियों से आगे निकलो, समझने की नीतियों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया का एक नया ग्राहक जुड़ गया है जो इसको टेलीकॉम गियर उपलब्ध कराएगा, उससे ये उपकरण खरीदेगा, और वो है सैमसंग। अभी हाल ही में इसने, इसका नया साझेदार जो है सैमसंग, उससे ये टेलीकॉम उपकरण खरीदने के इसने उसको ऑर्डर भी दिए हैं, और उसके द्वारा करीब 6 से 7 दूर संचार सर्किलों में 5G गियर तैनात किए जाएंगे। तो अभी तक के ये चीनी कंपनियों के साथ ये चीज़ें कर रहा था, जो ZTE है, ZTI है, दूसरा ZTE है, दूसरा आपको हुआई है। ये दोनों चीनी कंपनी है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और निकलते हैं कि अमेरिका ने अपने टेलीकॉम के जो उपकरण थे, जो चीनी कंपनियों के थे, उसे उतारना शुरू कर दिया था। उसी दिशा में भारत भी है, और ये आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले इसके वो ग्राहक थे, अब ये सैमसंग के साथ इसने अपनी रणनीतियों को 5G गियर और उपकरण की चीज़ों के साथ जोड़ा, जिसके तहत ये 6 से 7 सर्किलों में 5G गियर तैनात करने की नीतियों के साथ हमें बता रहा है। स्टार्ट होने की नीतियों के साथ नहीं कि 5G आ जाएगा, चीज़ों के साथ कि वहाँ ये करेगा। स्टार्ट कब करेगा, तो ये भैया कंपनी बनाएगी। ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रौद्योगिक अधिकारी जो हैं वीर सिंह ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दी। बहुत ही हल्के में मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी, बहुत ही अलग रणनीतियों के साथ अलग अलग चीज़ें आपको मैंने आज बताई है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया को आप कहाँ देखना चाहते हो, ये तो सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड रहता है। एग्जैक्ट को हम कहाँ देखना चाहते हो, ये भी आपकी अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड है। GTL को आप किस तरह से सोच रहे हो, ये भी हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड है। और अडानी क्या कर रहा है, ये भी हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड है। विप्रो का जिस तरीके से शुद्ध बड़ा है मुनाफा और सेल भी अच्छी की है,
वहाँ से इसने एक पर एक बोनस देने की नीतियों के साथ आई है और उससे पहले 13 बार बोनस देकर लोगों को अमीर करने वाली कंपनी है। तो कंपनी तो वही सालों से है, मिल क्या रहा है कंपनी से, सबसे पहले वो बात है। आज मैं आपको पेनी स्टॉक और बड़े स्टॉक का एक ऐसा डिफरेंस बता दूं जिससे आपको खुद ब खुद समझना है। इधर पेनी स्टॉक है जहां पर आपने शेयर ले लिए, ना उसमें डिविडेंड मिलता है, ना उसका शेयर प्राइस जल्दी से ऊपर चलता है। अगर जल्दी से ऊपर गया तो फिर नीचे आता है। जहां उसको आप 100 देख रहे हैं वो आपको रुला रहा है। इधर आपके पास है अच्छा शेयर जो बहुत सालों से वर्क कर रहा है, उसकी एक पिक्चर है सबके अंदर कि हाँ ये अच्छा वर्क करता है। उतार चढ़ाव तो दोनों कंपनियों में ही रहेंगे, चाहे पेनी में चाहे आपका बड़े शेयरों में। पर हमें मिल क्या रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट वो आपके लिए सबसे वैल्यूबल है। हमें शेयर बाज़ार से मिल क्या रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट वो आपके लिए वैल्यूबल है। हमें यूट्यूब में सीखने को क्या मिल रहा है, सबसे वैल्यूबल पॉइंट आपके लिए वो है। आईटी सेक्टर के अंदर जो चीज़ें, नियुक्तियाँ फ्रेशर की बढ़ने वाली नीतियों के साथ हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजिटल इंडिया बनाने की चीज़ों के साथ बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हो, या फिर एथनॉल पर हमारे देश में, बैटरी में हमारे देश में, हाइड्रोजन में हमारे देश में, सोलर में हमारे देश में, पवन में हमारे देश में, इन जल विद्युत में हमारे देश में, थर्मल पावर में, गैसीकरण में हमें दिख क्या रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट वो है। बाजार के अंदर जितनी भी कंपनी लिस्ट है सबका कुछ ना कुछ वर्क है, काम है, और जो कंपनी अच्छा वर्क कर रही है वो एक वैल्यू पर है, और जो कंपनी डाउन की तरफ है, बेकार काम कर रही है, समझ में नहीं आ रही है, वो नीचे की तरफ है। दो पहलू बहुत आसान है, पेनी को पहचानना या फिर अच्छे शेयरों को पहचानना। तभी मैं कहता हूं किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर लेकर राजा बिल्कुल भी अपने को ना बने, क्योंकि जिसने जो एनालाइज किया है क्या सोच के किया है। आज मैं कोई विजय केडिया साहब जी का पोर्टफोलियो देख लूं, उसमें से 2 शेयर उठा लूं, कल को राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर से 2 उठा लूं, कल को हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, म्यूचुअल फंड वाले जो हैं, उनके 2-3 शेयर उठा लूं और बैठ जाऊं, वो भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते जब तक कि आपने उनकी रणनीतियों को नहीं समझा कि वो कंपनी जो मैंने उठाई है उनका काम क्या है। बहुत वैल्यूबल चीज़, जिस व्यक्ति के पास काम है उसकी वैल्यू है, जिस कंपनी के पास काम है उसकी वैल्यू है। जिस सेक्टर के अंदर बाहरें फ्यूचर में आएंगी तो वो आज आपको तलाश करनी है। फ्यूचर में तो चीज़ों का मजा लिया जाता है, आज संघर्ष किया जाता है। कल एक बहुत अच्छा ब्रॉडकास्ट देख रहा था मैं, उसके अंदर एक चीज़ कहा कि बनते हुए शाहरुख खान को कौन देखना चाहता है। बनते हुए जब कोई बना शाहरुख खान तो उसे कौन पहचान रहा था, पर वो जब पूर्णतया बन गया तो सब उस पर सेल्फी खिंचवाने के लिए तैयार। अमिताभ बच्चन को जब बनते बनते लोगों ने देखा तो उसकी वैल्यू बढ़ती गई। इसी तरीके से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआती तौर में संघर्ष करते हैं, पर उस संघर्ष को कुछ लोग पहचानते नहीं। आपको वो पहचानना है, आपको वो आगे बढ़ना है। इसका एक माध्यम मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर वो जागृति, कुछ चीज़ें अच्छी करनी है तो अंदरूनी तौर से आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, और वो एक माध्यम आपका बनेगा अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना। और जिन्होंने कल की वीडियो डीप सर्च की नहीं देखी, जिसमें 7 नियम हैं, और 7 के 7 नियम अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिए, बहुत अच्छा हमारे साथ हो जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको भी अब नंबरों की चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना है, जिसको भी अपने द्वारा घर पे खाने पे बुलाना है, तो वो चीज़ें भी हम अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या करेंगे, है ना। तो वहाँ मंदिर होंगे तो फिर मंदिर के पास भी हम जाया करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जितनी भी न्यूज़ आई हैं उनसे एक स्टोरी हमने क्रिएट की है। एक्साइट हो, हुंडई हो, HFCL हो, GTL हो और आपका विप्रो हो,
वोडाफोन आइडिया हो या आपका अडानी हो, सब में काम है, उस काम को आपको समझना है। और जिन्होंने भी कोचिंग शिपयार्ड की वीडियो कल की नहीं देखी, कृपया वो भी देखें और कमेंट करें। मैं फिर से कमेंट का जवाब देने के लिए आपको तैयार हूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको विश्वास करना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।